हिमाचल के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसी स्पीति वैली। वहां के बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे, अगर तुम स्पीति वैली की बर्फीली रातों में कभी अकेले चल रहे हो और तुम्हें अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगे, तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है चिनोबू तुम्हारे साथ चल रहा हो। एक ऐसी रहस्यमयी मौजूदगी जो इंसानों का शिकार नहीं करती थी, बल्कि उनकी आत्मा का शिकार करती थी। और वो तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अपने लोगों की आवाज तक कॉपी कर सकता था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में अपने परिवार वालों को उन्हें पुकारते हुए सुना, लेकिन अगली सुबह वो लोग कभी मिले ही नहीं, और जिसे चिनोबू चुन लेता था वो सिर्फ गायब नहीं होता था। धीरे धीरे दुनिया उसके होने का हर निशान भूलने लगती थी। साल 2003 स्पीति वैली के कारगुन नाम के एक छोटे से गांव में जिंदगी बहुत धीमी चलती थी। वहां के लोग कम बोलते थे और ज्यादातर खामोशी के साथ जीते थे। ना कोई तेज रोशनी, ना ज्यादा शोर, सिर्फ बर्फ, हवा और पहाड़ों की सदी हुई चुप्पी। लेकिन कारगुन की एक बात पूरे इलाके से अलग थी। वहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था रात के बाद जो खामोशी आती है वो सामान्य नहीं होती, वो चिनोबू की होती है। और उसी गांव कारगुन में एक 17 साल का लड़का रहता था, युवान, जो अपनी मां के साथ एक पुराने लकड़ी के घर में रहता था। युवान की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके मन में सवाल बहुत बड़े थे। उसे अक्सर गांव के बाहर जाने की क्यूरियोसिटी होती थी, उन बर्फ से ढके रास्तों को देखने की जो जंगल की तरफ जाते थे। एक दिन उसने फिर वही जिद पकड़ ली। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे साफ मना कर दिया। युवान नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड्डा रहा। तभी उसकी मां की आंखों में एक गहरा डर उतर आया और उसने पहली बार युवान को सच बताने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके पिता भी एक दिन ऐसे ही किसी काम से गांव से बाहर गए थे और फिर समय पर वापस नहीं लौटे। रास्ते में उन्हें कुछ दिखा था, कुछ ऐसा जिसका नाम गांव के लोग आज भी लेने से डरते हैं, चिनोबू। उस दिन के बाद से उसके पिता कभी वापस नहीं आए, और अगली सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने निकले तो एक सुनसान बर्फीले रास्ते पर उन्हें सिर्फ एक टॉर्च पड़ी मिली, आधी बर्फ में धंसी हुई, जैसे किसी ने उसे गिराया ही ना हो, बस वहीं छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। थोड़ी ही दूर आगे बर्फ पर 2 तरह के कदमों के निशान थे। एक निशान इंसानों जैसे सामान्य छोटे छोटे कदम, और दूसरे बहुत बड़े, इतने लंबे और अजीब कि वो किसी इंसान के हो ही नहीं सकते थे, जैसे कोई बहुत ऊंची असामान्य चीज उनके साथ साथ चल रही हो। और फिर आगे जाकर वो दोनों निशान अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे वहां से किसी ने चलना नहीं बल्कि गायब होना शुरू कर दिया हो। ये सब सुनकर युवन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उठने लगे। वो अचानक उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलता है। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसी पल उसकी मां तेजी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मत जा युवन, उसकी मां की आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है, फिर युवन चुपचाप रुक जाता है। युवन अब घर के अंदर अंगीठी के सामने बैठा होता है। लकड़ियों की धीमी धीमी जलती आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। वो चुप है, उसकी आंखों में गुस्सा भी है और गहरी बेचैनी भी। उस रात युवन चुपचाप उठता है और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। कमरे में सिर्फ अंगीठी में जलती लकड़ियों की हल्की आवाज गूंज रही थी, लेकिन युवन की आंखों में अब भी वही डर और गुस्सा भरा हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह अचानक गांव के बाहर से आती तेज चीखों और शोर की आवाज से युवन की नींद खुलती है। उसकी मां भी घबरा कर उठ जाती है। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि गांव के एक घर के सामने लोगों की भारी भीड़ जमा हुई है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। युवन और उसकी मां भी जल्दी से उस घर की तरफ बढ़ते हैं।
घर के अंदर जाते ही एक औरत जमीन पर बैठी रो रही होती है। उसके हाथ में छोटे बच्चे का कपड़ा था जिसे वो कसकर पकड़े हुई थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। जब गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलती है, चिनोबू। ये नाम सुनते ही कमरे में खड़े सभी लोगों के चेहरे एकदम सफेद पड़ जाते हैं और फिर वो औरत रोते हुए बताती है कि चिनोबू उसका बच्चा ले गया। ये सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। युवन धीरे धीरे घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर बर्फ पर बने कुछ अजीब फुटप्रिंट्स पर पड़ती है। वो निशान घर के बाहर से शुरू होकर गांव से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। युवन बिना कुछ सोचे उन फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसकी मां पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे युवन के पास आता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो चिनोबू के बारे में बहुत कुछ जानता हो। वो युवान के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, इन चीजों से दूर रहो बेटा। फिर वो धीरे धीरे दूर पहाड़ी की तरफ इशारा करता है, जहां घने कोहरे के बीच एक पुराना मंदिर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वो मंदिर बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सालों से वहां कोई गया ही ना हो। और उस मंदिर की तरफ, वहां तो तुम भूल कर भी मत जाना, समझे? युवन चुपचाप उस मंदिर की तरफ देखने लगता है। दूर पहाड़ी के ऊपर बना वो मंदिर आधा घने कोहरे में छिपा हुआ था। युवान की मां ये सब सुनकर और डर जाती है। वो तुरंत युवान का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे उस जगह से जितना दूर रखा जा सके उतना अच्छा हो। तभी बूढ़ा आदमी फिर से मंदिर की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। ये कहते हुए उसकी आंखें अचानक गंभीर हो जाती हैं, जैसे उसे कोई पुरानी डरावनी बात याद आ गई हो। फिर वो धीरे से फुसफुसाता है, और चिनोबू वहीं से आता है। ये सुनकर युवान की नजर फिर से उस मंदिर पर टिक जाती है, जो अब भी कोहरे के बीच चुपचाप खड़ा था। रात हो चुकी थी, बाहर बर्फीली हवा चल रही थी और पूरा कारगुन गांव हमेशा की तरह गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। युवान अपने घर की खिड़की के सामने चुपचाप बैठा था। उसकी नजर बाहर फैली सफेद बर्फ पर थी, लेकिन उसके दिमाग में सुबह हुई सारी बातें घूम रही थीं। वो बार बार उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था, उस औरत की चीखों के बारे में और उस पुराने मंदिर के बारे में। तभी उसकी नजर अचानक घर के बाहर बर्फ पर बने कुछ निशानों पर पड़ती है, वही फुटप्रिंट्स जो उसने सुबह देखे थे। युवान धीरे धीरे खिड़की के और पास जाता है और ध्यान से उन निशानों को देखने लगता है। बर्फ पर बने वो कदम इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे, लंबे, टेढ़े और असामान्य थे। युवान की नजर अब भी उन्हीं फुटप्रिंट्स पर टिकी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी अंधेरे और कोहरे के बीच कुछ उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए। और फिर अचानक खिड़की के ठीक सामने चिनोबू खड़ा था। उसकी लंबी काली परछाई आधी कोहरे में छिपी हुई थी और उसकी सफेद चमकती आंखें सीधे युवान को देख रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर फैलती वो अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। युवान डर से जम जाता है और तभी अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वो तेजी से सांस लेते हुए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाता कि जो उसने देखा वो सपना था या कुछ और। युवान लंबी सांस लेता है और धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है, उसका चेहरा धीरे धीरे डर से सख्त पड़ने लगता है, क्योंकि बर्फ पर वैसे ही फुटप्रिंट्स सच में बने हुए थे, ठीक उसके घर के बाहर। अब युवान के अंदर की क्यूरियोसिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उस डर से भी ज्यादा वो सब कुछ जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर चिनोबू क्या है, उसके पिता के साथ क्या हुआ था और उस मंदिर का इन सब से क्या संबंध था। इसीलिए उसने तय कर लिया
कि अगली सुबह वो उस मंदिर तक जरूर जाएगा। सुबह होती है, पूरा गांव अभी भी नींद में डूबा हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान हल्के कोहरे से भरा हुआ था। युवान चुपचाप अपने बिस्तर से उठता है और बिना अपनी मां को जगाए धीरे से घर से बाहर निकल जाता है। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे गांव के एग्जिट की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचकर उसकी नजर दूर पहाड़ी पर जाती है। कोहरे के बीच वही पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। युवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे आसपास की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद युवान उस मंदिर के ठीक सामने खड़ा था। करीब से देखने पर वो मंदिर और भी ज्यादा पुराना और डरावना लग रहा था। लकड़ी की दीवारें टूटी हुई थीं, पत्थरों पर पुरानी दरारें थीं और जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। युवान धीरे धीरे थोड़ा और पास जाता है। वो अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर उसे गहरे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। युवान धीरे धीरे अपने कदम मंदिर के अंदर रखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, चारों तरफ गहरा अंधेरा उसे घेर लेता है। इतना अंधेरा कि कुछ कदम आगे तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युवान तुरंत अपनी फ्लैशलाइट निकालता है और उसे ऑन कर देता है। टॉर्च की हल्की सफेद रोशनी मंदिर के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। युवान सावधानी से धीरे धीरे आगे चलने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे मंदिर के अंदर कई बड़े बड़े पिलर्स दिखाई देते हैं। पत्थर के उन पुराने पिलर्स पर कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे, ऐसे निशान जो किसी मुहर या सील जैसे लग रहे थे। युवान उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे वो किसी ऐसी भाषा में बने हों जो इंसानों के लिए बनी ही ना हो। युवान थोड़ा और आगे बढ़ता है। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी लगातार इधर उधर घूम रही थी, पुरानी दीवारों पर, टूटे पत्थरों पर और अंधेरे कोनों पर। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक जगह जाकर रुक जाती है। वहां किसी का हाथ दिखाई दे रहा था। युवान कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो असली हाथ नहीं था। वो एक पुरानी मूर्ति का हाथ था, लेकिन उस मूर्ति के हाथ सामान्य नहीं थे। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और टेढ़ी थीं, इतनी लंबी कि किसी इंसान का ऐसा होना नामुमकिन था। युवान की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। वो कांपते हुए अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ ले जाता है और जैसे ही रोशनी उस मूर्ति के चेहरे पर पड़ती है, युवान डर से एकदम जम जाता है, क्योंकि वो चेहरा वो पहले भी देख चुका था। वही लंबा चेहरा, वही अजीब मुस्कान और वही डरावनी आंखें। यही वो चेहरा था जो पिछली रात उसके सपने में दिखाई दिया था। युवान अब बुरी तरह डर चुका था। वो बस चुपचाप उस मूर्ति के चेहरे को देखे जा रहा था, जैसे उसका शरीर वहीं जम गया हो। तभी अचानक वह उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है, युवान। युवान एकदम चौंक जाता है। वो तुरंत अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाता है, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं था। मंदिर के अंदर फिर वही डरावनी खामोशी फैल जाती है। कुछ सेकंड बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, इस बार थोड़ी और साफ, युवान। अब युवान को अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो बिना समय गंवाए तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाता है और तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगता है। लेकिन रास्ते भर उसे अपने पीछे से वही आवाज सुनाई देती रहती है, युवान, युवान। आवाज धीमी थी, लेकिन हर बार पहले से थोड़ी और पास लग रही थी। फिर भी युवान पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो बस लगातार चलता रहता है, जब तक कि आखिरकार वो गांव पहुंच नहीं जाता। गांव में कदम रखते ही जैसे उसकी सांस में सांस वापस आ जाती है। वो कुछ देर खुद को संभालता है और फिर सीधे उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी गांव के बीच जल रही आग के सामने चुपचाप बैठा था। आग की धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। युवान उसके पास जाकर घबराई आवाज में कहता है, बाबा,
बूढ़ा आदमी धीरे से उसकी तरफ देखता है। बोलो युवान बेटा। युवान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर पूछता है, उस मंदिर में जाने से मना क्यों करते हो? वहां आखिर है क्या? ये सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कुछ पल आग की लपटों को देखता रहता है, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू करता है, उस जगह पर जाने से चिनोबू का श्राप लग जाता है। बहुत समय पहले ऐसा ही एक श्राप इस गांव पर आया था। लोग अचानक गायब होने लगे थे। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और जो जंगल में जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। उस श्राप को रोकने के लिए उस मंदिर को बनाया गया था। युवान ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, लेकिन वहां किसी भगवान की पूजा नहीं होती थी। वहां पूजा होती थी चिनोबू की। ये सुनकर युवान का चेहरा धीरे धीरे सख्त पड़ने लगता है। लोग मानते थे कि अगर चिनोबू को बलि दी जाए तो वो शांत रहेगा, और फिर वहां बलियां दी जाने लगी। बूढ़े आदमी की आवाज और धीमी हो जाती है, जानवरों की नहीं, इंसानों की। आग की लपटें धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं और युवान बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। लेकिन गांव के कुछ लोग इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इसका विरोध किया और धीरे धीरे वो बलियां रोक दी गईं। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। लेकिन उसके बाद सब बदल गया। लोग अपने ही घरों से गायब होने लगे और जो जंगल में जाता वो कभी वापस नहीं आता। ये सब सुनकर युवान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी हवा सच में टाइट हो चुकी थी। युवान और बूढ़ा आदमी अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक जंगल की तरफ से एक आदमी दूर से भागता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई देता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो लगातार चिल्ला रहा था, चिनोबू आ रहा है, चिनोबू। वो आदमी उनके पास पहुंचते ही घबराकर पीछे जंगल की तरफ देखने लगता है। ये बात अजीब थी, क्योंकि चिनोबू हमेशा रात के समय ज्यादा सक्रिय होता था। दिन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग था। बूढ़ा आदमी ये सुनते ही तुरंत गंभीर हो जाता है। वो बिना समय गंवाए कहता है, हमें ये बात गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो और जंगल से आया वो आदमी। दोनों जल्दी जल्दी गांव की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही सेकंड में युवान वहां अकेला खड़ा रह जाता है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और जंगल पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। युवान भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर जंगल की तरफ पड़ती है। घने पेड़ों के बीच एक काली शैडोवी आकृति खड़ी थी, बिल्कुल बिना हिले। वो बस दूर से युवान को देख रही थी। उसके आसपास का अंधेरा बाकी जंगल से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। युवान कुछ सेकंड तक वहीं रुक जाता है। तभी अचानक गांव की तरफ से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। युवान तुरंत मुड़कर गांव की तरफ देखता है, लेकिन जब वो दोबारा जंगल की तरफ देखता है तो वो शैडो वहां से गायब हो चुकी थी। अब युवान को अपनी मां की चिंता होने लगती है। वो तेज कदमों से वहां से निकलने लगता है, लेकिन वो अब भी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे अपने पीछे से अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, युवान, युवान बेटा। ये सुनकर युवान रुक जाता है। उसे लगता है कि उसकी मां उसे ढूंढते हुए यहां तक आ गई है, और फिर युवान धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, उसके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वहां उसकी मां नहीं थी। वहां वही ब्लैक शैडो खड़ी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे असामान्य हाथ, टेढ़ी उंगलियां, चेहरे पर फैली डरावनी मुस्कान और अंधेरे में चमकती सफेद आंखें। वो चुपचाप खड़ी युवान को देख रही थी।